स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आज बात होगी देश में जो सियासत जारी है उस सियासत के धुरी पर जो जाति की लड़ाई है, वो जाति की लड़ाई अब जातीय जनगणना के जरिए शुरू हो चुकी है और सभी सियासी दलों की तरफ से इसके क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। सालों से जो जातीय जनगणना की बातें की जा रही थी, वो विपक्षी मंचों से लगातार आवाजें उठाई जा रही थी, लेकिन जब केंद्र सरकार ने इसका ऐलान किया है तो एक तरह से इस पर भी सियासत छिड़ी हुई है। एक तरफ विपक्षी दल इस बात के जरिए अपनी जीत मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार झुक गई है उनकी मांगों को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जो मुद्दा विपक्ष सालों से उठाता चला आ रहा था, जिस काम को विपक्षी दल सालों से नहीं कर पाए, दशकों बीत गए, आजाद भारत के बाद यह पहली बार ऐसा है जब देश में खुला ऐलान हुआ है जातीय जनगणना का। अब जब आंकड़े आएंगे, आंकड़े आने के बाद जातीय टोह ली जाएगी। समाज का सवाल था, सामाजिक जो बैलेंस है उसका सवाल था, लेकिन यह सवाल अब कहीं ना कहीं पुराना होने वाला है। और पुराना इसलिए होने वाला है क्योंकि कहा यही जा रहा था, लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाएगी। अब केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को हरी झंडी दिखा दी है, तो विपक्ष इसकी क्रेडिट लेने के लिए पीछे पीछे रेस लगा रहा है। कई मंचों पर कहा जा रहा है कि दरअसल केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष की मांगों को लेकर झुक गई है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा, इसका सियासी इंपैक्ट आने वाले दिनों में क्या होगा, और क्या जातीय जनगणना के बाद जो आंकड़े निकल कर आएंगे वो आंकड़े क्या आरक्षण के मुद्दे को भी जोड़ देंगे, या फिर एक नई सियासी तासीर देश के सामने पेश की जाएगी, एक नया समीकरण बनेगा। जो 1990-91 के दौर में मंडल कमंडल की राजनीति हो रही थी, क्या अब वो पृष्ठ एक नए लकीर पर खींचेगी? इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस तरह से जातीय जनगणना की चर्चा देश में होती रही, उसका इतिहास क्या रहा, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। सियासी जरूरत तो सबकी थी, लेकिन ये सालों पुराना ऐसा मुद्दा था जिसकी चर्चा राजनीतिक मंचों पर तो खूब की जाती रही, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लाकर जातीय पैठ की धमक में अपना हाथ जलाने की जद्दोजहद किसी सियासी दल ने नहीं किया। किसी जमाने में मंडल कमंडल की खींची गई लकीर के दोनों छोर पर चल रही सियासत आखिरकार अब उस स्थिति में आ खड़ी है जहां अब यह फर्क मिटने वाला है और देश में सियासत की नई इबारत लिखी जानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की मोदी सरकार ने आखिरकार जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया है। दशकों से जिस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरता आ रहा था, मोदी सरकार ने एक झटके में विपक्षी मुद्दे पर विराम लगा दिया है। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. जातीय जनगणना यानी सियासत की वो जरूरत जिसके जरिए अब देश के कोने कोने में जातियों की टोह ली जानी है। सालों पहले देश में की गई जातीय जनगणना अब नए तासीर के साथ देश के सामने आएगी और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि देश की सियासी जरूरत तो सबकी थी, लेकिन ये सालों पुराना ऐसा मुद्दा था जिसकी चर्चा राजनीतिक मंचों पर तो खूब की जाती रही, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लाकर जातीय पैठ की धमक में अपना हाथ जलाने की जद्दोजहद किसी सियासी दल ने नहीं किया। किसी जमाने में मंडल कमंडल की खींची गई लकीर के दोनों छोर पर चल रही सियासत आखिरकार अब उस स्थिति में आ खड़ी है जहां अब यह फर्क मिटने वाला है और देश में सियासत की नई इबारत लिखी जानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की मोदी सरकार ने आखिरकार जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया है।
दशकों से जिस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरता आ रहा था, मोदी सरकार ने एक झटके में विपक्षी मुद्दे पर विराम लगा दिया है। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. जातीय जनगणना यानी सियासत की वो जरूरत जिसके जरिए अब देश के कोने कोने में जातियों की टोह ली जानी है। सालों पहले देश में की गई जातीय जनगणना अब नए तासीर के साथ देश के सामने आएगी और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि देश की सियासत भी अब नए रूप में सामने आएगी। हालांकि जातीय जनगणना का देश में भविष्य क्या होगा, इस पर चर्चा करने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर देश में जातीय जनगणना का इतिहास क्या रहा है। यूं तो देश में हर 10 साल में जनगणना होती रही है, लेकिन जातीय आधार पर यह दूसरी बार है। इससे पहले 1881 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। तब भारत की आबादी कुल 25 करोड़ 38 लाख हुआ करती थी। साल 1881 से 1931 तक जातीय जनगणना हुई। इसके 10 साल बाद 1941 में जातीय आंकड़े जुटाए तो गए, लेकिन सरकार ने कभी इसे सार्वजनिक नहीं किए। साल 1951 में आजाद भारत में पहली बार जनगणना हुई और उस वक्त सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही जुटाए और उस वक्त भी सरकार का मानना यही था कि जातीय गणना से देश में सामाजिक एकता कमजोर होगी। फिर आया साल 1991 जब राज्यों को ओबीसी की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति दी गई। ये वो समय था जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति रफ्तार पकड़ रही थी। हालांकि इस दौर में भी राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की बात नहीं की गई थी। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पिछड़ों का उत्थान करना था। साल 2011 में यूपीए सरकार ने देश में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना कराई, लेकिन देश के पटल पर आंकड़े तब भी नहीं रखे गए और तब से अब तक देश में जनगणना हुई भी नहीं। लेकिन सियासी मंचों से वही कांग्रेस जातीय जनगणना को मुद्दा बनाती रही। ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही। लेकिन एक झटके में मोदी सरकार ने कांग्रेस की इस सियासी हथियार पर अपनी कटार चला दी। हालांकि कांग्रेस को मोदी सरकार के इस अहम फैसले में अपनी जीत नजर आ रही। सवाल जीत की है, सवाल सियासी जरूरत की है, जाति पर राजनीति करने की जरूरत की है और सालों से सभी दल जाति पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन सरकार रहते कभी एक ऐसा ठोस फैसला नहीं लिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से साल दर साल इस पर आश्वासन दिए गए, कई बार जातीय जनगणना हुई भी, लेकिन वो आंकड़े देश के पटल पर नहीं रखे गए। लेकिन क्या अब वो जरूरत आ चुकी है? और जो पुरानी सरकारें थी उनके ऊपर बीजेपी यही तो आरोप लगा रही है कि जब सरकार थी तो क्यों नहीं आपने जातीय जनगणना करवा ली। सुनिए। मित्रों, कल जब ये निर्णय हुआ, कुछ लोग बुखलाए गए हैं। कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। मैं जब बात आ ही गई तो थोड़ा पूरी बात खुल के चर्चा करनी ही चाहिए। देश उसको, उस सच्चाई को जाननी ही चाहिए। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? 31 में 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 41 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस हुकूमत ने उसको नहीं किया। लेकिन 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत यह जग जाहिर था। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था?
तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री। जब जाति की राजनीति की जरूरत आती है तो सभी सियासी दल एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जातीय जो समीकरण है वो सभी सियासी दलों को चाहिए। जब चुनाव करीब आएगा तो जाति की बात हर बार होगी, और इस बार भी जब चुनावी माहौल है तो जातीय जनगणना का जो विषय है वो पूरे देश में गूंज रहा है। लेकिन क्या इसका सियासी इंपैक्ट आगे देखने को मिलेगा? क्या एक धड़ा जो अभी तक आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था, जो अभी तक अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, जो ये गुहार लगा रहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या अब वो वक्त आ गया है जब इसका मुकम्मल फैसला किया जाएगा? क्या ये बातें साफ हो पाएंगी कि देश में जातीय आंकड़े क्या हैं और उन आंकड़ों के जरिए किसको कितनी भागीदारी मिलेगी, किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरजेडी से आरजू खान जुड़ेंगे, हमारे साथ जेडीयू से मनोज लाल दास जुड़ेंगे, राजेश द्विवेदी बीजेपी के नेता होंगे और सपा से मोहम्मद इखलाक हमारे साथ होंगे। और सभी मेहमानों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जाति की जो जरूरत है ये जाति क्यों नहीं ऐसा होता कि जातियों को लेकर एक मुकम्मल फैसला किया जाए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, यह भी होता रहेगा कि जो काम होगा उसकी क्रेडिट लेने की होड़ भी लगेगी, लेकिन फैसला तो होना चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ मौजूदा वक्त में अनाउंसमेंट हुआ है या फिर वाकई आगे चलकर सारी तस्वीरें बदलने वाली है? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं हम स्वागत करेंगे उन सभी का। और सवाल सबसे पहले यही होगा, बीजेपी से हमारे साथ राजेश द्विवेदी जुड़े हैं। राजेश जी, देखिए मौके तो सबके पास होते हैं, लेकिन उसको कर गुजरने का और कर गुजरने के बाद क्रेडिट लेने की जो होड़ होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कचोटती तो होगी। राजेश द्विवेदी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आरजू खान हमारे साथ जुड़े हैं। कई साल गुजर गए, सरकारें आती रही जाती रही। देखिए, आजादी के बाद पहली बात ये जो है जी जातिगत गणना के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो एक नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करके आज ये जाहिर कर दिया है कि आज जो दबे कुचले और हमारे पिछड़े परिवार के लोग थे, आज उनकी आवाज को बुलंद करने वाला कोई नहीं था। आज मोदी जी एक मसीहा बनके पूरे भारत देश के हर दबे कुचले की आवाज बन करके जो है जातीय गणना लागू करने का काम किया। ठीक है, लेकिन इतनी देर क्यों कर दी? क्योंकि इससे पहले जब देखा जाता था तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का यही कहना था कि जब जातियों का आंकड़ा हम निकाल कर लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक बैलेंस है वो बिगड़ता है। और कहते ये भी थे, जब कांग्रेस सरकार सवाल करती थी कि जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई जाती, तो ये आप ही का तो कहना था कि क्यों आप जातियों में देश को बांटना चाह रहे हैं, हम तो एकता की बात करते हैं। देखिए, आज भी पूज्य बाबा साहेब के संविधान की बात को लेकर के और गरीब और निचले तबके लोग की आवाज को बुलंद करने का जो एक आवाज हमारे मसीहा के रूप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, यह आवाज आज के 60 साल पहले कांग्रेस को ही लगानी चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको जो है पिछड़ी जातियों के आवाज को बनना हमेशा अच्छा नहीं समझता था। वो हमेशा पिछड़ी जातियों को दबा करके ही जो राजनीतिक सत्ता करना चाहते थे। आज भारत में दबे कुचले लोग जो है वंचित हैं, ये जातीय गणना का लाभ लेकर के एक ऊपर अपना वो विस्थापित होने का काम करेंगे। ये मोदी जी को हम इस चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जो फैसला लिया है ये ऐतिहासिक निर्णय है और इसमें आज पूरे भारत देश के हर परिवार में एक खुशी का माहौल है। ठीक है मोहम्मद इखलाक जी, मौके तो आपके पास भी थे, आप भी चाहते तो कब का ये
जो बड़ा फैसला आज माना जा रहा है इसको ले सकते थे, लेकिन आज जब बीजेपी ने ले लिया है तो क्रेडिट की होड़ लगी है। हेलो जी, आवाज आ रही है। क्रेडिट की सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और सलाम सभी को जितने लोग बैठे हैं। पार्टी है जो दूसरों के क्रेडिट और देश में कुछ भी होता है उसको लेने में सबसे आगे रहता है। तो हमने तो इनको जगाया कि आप अगर जनता ने आपको चुना है तो आप काम करके दिखाइए। तो इसमें अगर क्रेडिट लेने को कहें तो हाँ, हम बिल्कुल कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम पे लाके खड़ा किया कि इनको जातीय जनगणना कराने की मजबूरी एक हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज से अब ये इसमें भी दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने के काम करते रहेंगे कि समाजवादी पार्टी क्रेडिट ले रही है या कांग्रेस ले रही है, जितनी विपक्षी दल है वो क्रेडिट ले रही है। तो आप काम करिए सर, हम आप काम के वक्त पे आपके साथ खड़े हैं। आप जब काम से भागेंगे तो विपक्ष काम होता है ना आपको सही राह पे लेके आए, तो हम लोग तो वही करते हैं और वही करने का काम कर रहे हैं। तो जब जब भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य से अपनी चीजों से भागने का काम करती है, आदरणीय अखिलेश यादव साहब हो या हमारी पार्टी हो, हम लोग हमेशा इनको एक सही राह दिखाने का काम हमेशा से करते आए। मगर न जाने इनके अंदर ऐसी क्या है कि बीच बीच में चीजों से बहुत भागते नजर आए हैं। मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने इनको चुना है, तो हम जिम्मेदारियों से तो इनको नहीं भागने देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे। नहीं तो इखलाक जी अब तो खुश होंगे, क्योंकि मांग तो बहुत दिनों से आप कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए, तो अब तो खुशी होगी आपको। नहीं बिल्कुल, ये अभी इन्होंने सिर्फ कहा है कि हम कराएंगे। भाई इन्होंने तो कितने वादे किए कि हम ये कर देंगे, हम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, 2 करोड़ रुपए रोजगार दे देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, गांव गोद में ले लेंगे और न जाने क्या क्या कहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी जब कोई चीज कर दे तब समझिए वो कोई चीज कर रही है। तो मैं उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होऊंगा और हमारी पार्टी खुश होगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कर नहीं देती है। और सदन में भी हमने इस चीज की आवाज उठाई थी कि अगर आपके पास टाइम है कर दीजिए, वरना हमारे पास वक्त आएगा तो हम करके बता देंगे। तो जिस दिन ये इस फैसले को कर देती है हम इनका स्वागत करेंगे और उत्तर प्रदेश और देश की जनता का भी स्वागत करेंगे कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उस हिसाब से उसकी जातीय जनगणना के हिसाब से उसको मिलना चाहिए। ठीक है, राजेश द्विवेदी जी मोहम्मद इखलाक सपा नेता हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन यही बात कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी कर रहे हैं कि ठीक है आपने ऐलान तो कर दिया, अब डेडलाइन भी बता दीजिए, या सिर्फ ये एक अनाउंसमेंट है, आगे चलकर इसका कुछ इंपैक्ट दिखेगा नहीं। देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक नीति रही कि नारा जरूर लगाएंगे, लेकिन हम सत्ता में जब आएंगे तो पिछड़ों के अधिकारों का हनन करके उनको मार भगाने का काम करेंगे। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीति रहती है। 60 सालों में कांग्रेस ने राज किया, समर्थन समाजवादी पार्टी का रहा, हमेशा पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी लगाती है। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रहते हुए एक सदन में आवाज किशोर की नहीं उठाने का काम उन्होंने किया। आज ये टीवी चैनल पे बैठ करके मीठी मीठी बातें करने का काम करते हैं। असली भारतीय जनता पार्टी की ही नीतियां थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वो करके दिखाया है। और आगे भी जो भी पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, सामान्य वर्ग के लिए जो कार्य होगा वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है, आरजू खान जी हमारे साथ आरजेडी से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सवाल यही कि खुशी तो आपकी भी अब आपको भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक इनिशिएटिव था बिहार के जरिए वो आपने दिखाया था, और आज जब केंद्र की मोदी सरकार ने इसको हरी झंडी दिखाई है, तो मुद्दा तो जो उठा था राजनीतिक मंचों पर वो तो अब खत्म होगा। आरजू खान जी शायद हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। हम मनोज लाल, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आरजू जी? जी हाँ, यही तो समाजवादियों की पहचान है जी कि जो काम वो करवाना चाहती है लंबे समाजवाद के नाते रहती है जी इन संघी मानसिकता वालों से, और ये समाजवाद की जीत है। अब आप मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात करूंगा। 1996 में देवगौड़ा जी के कैबिनेट में राष्ट्रीय जनता दल के जनता दल थी उस टाइम में, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे। कैबिनेट में आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं
उसमें आपकी कॉल को लाइन पर बने। ठीक है, हम मनोज लाल दास जी के पास चलेंगे, जेडीयू से हैं। जो इस समय मनोज जी ये फैसला लिया गया, आप बिहार में जब इसका कदम उठाए तो उस समय आप दूसरे अलायंस में थे, अब एनडीए का हिस्सा रहकर मनोज लाल जी, मेरा सवाल यही है कि क्या ये जो अभी का फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं सियासी अनाउंसमेंट तो नहीं लग रहा, या फिर वाकई कुछ होने जा रहा है आगे चल के? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी कि जो आज ये सामने आया है, ये चीज की मांग माननीय नीतीश कुमार जी शुरू से ही करते रहे, और उन्होंने इस मामले को लेकर कि देश में जातिगत जनगणना हो, उस जनगणना के पीछे उनकी कोई मंशा चुनाव से नहीं रही। जिनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिनकी जो भागीदारी होनी चाहिए, ये चीज राष्ट्र की ओर से जिन पर उनका अधिकार है वह अधिकार प्राप्त हो, यही नीतीश कुमार जी की इच्छा रही थी, और उन्होंने इसके लिए प्रयास अभी से नहीं शुरू से भी किया, और हमेशा तमाम जितने भी यहाँ पर दल हैं उन दलों के को विश्वास में लेकर उनके साथ बैठक करके और इस चीज को लेकर वो आगे बढ़ते रहे। और ये चीज मैं समझता हूँ कि विपक्ष की भी ये मांग थी। विपक्ष की मांग अगर सरकार कभी पूरा कर देती है तो इसमें और एक प्रशंसा होनी चाहिए। विपक्ष की ही उसको भी सरकार ने मांग किया, उसको पर की, उस पर भी अपना दिया। तो ये जातिगत करना हमने किया या हम करने वाले हैं, तो ये तो सामने है। अब सामने कैबिनेट का फैसला है और इसको आप 2-4 दिन देख लीजिए, 1 सप्ताह देख लीजिए। इसकी जो प्रक्रिया होती है, इसका राशि का आवंटन करना, इसका उसके लिए टाइम का क्लियर करना। जैसे बिहार में अभी जो सामाजिक आर्थिक आरक्षण हुआ एक जातीय आधार पर ही एक मामले को लेकर, उसमें उसी तरह की बातें उठी थी। तो बिहार एक छोटा सा प्रदेश था, उसमें कुछ समय को बॉन्ड किया गया था, कितने समय के बीच में होगा, इसमें इतनी खर्च आ रही है, तो सरकार ने उस राशि का अलॉटमेंट किया था। तो हमको भी इस पर क्या, ठीक है, एक राज्य में चुनाव हो सकते हैं, 2 राज्य में चुनाव हो सकते हैं, सारे के सारे राज्य चुनाव है नहीं। अब इसके आधार पर 2 चीज सामने आएगी कि सरकार जब इसका फैसला लेगी, टाइम इसका क्लियर करेगी, इसके लिए राशि का आवंटन करेगी, सारे प्रदेशों में उसको भेजेगी और सारे प्रदेशों में इस तरह का सर्वेक्षण हो, जनगणना शुरू होगी। क्योंकि ऐसे भी अपना राष्ट्र का जनगणना बकाया पड़ा हुआ है, तो वो भी होगा और ये भी होगा। तब देखिए इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो प्रक्रिया आने के बाद, अभी तो हमने देखा कि सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा कर दी। अब घोषणा कर दी तो उसका रूप क्या होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देश के सामने और कोई दूसरे महत्वपूर्ण मामले भी हैं जिस पर सरकार लगी हुई है। तो समय देना चाहिए और उस चीज को सामने आना चाहिए, और इसमें सभी की जीत को मानना चाहिए। किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि हमें हमारे कारण हुआ या हमने ये किया, हमने वो किया। क्योंकि जो बोल रहे हैं कि हमने ये किया और हमने वो किया, वो भी सत्ता में वर्षों तक रहे हैं केंद्र की सत्ता में, और ये डिमांड 1931 के बाद से कभी नहीं हुआ था। तो अगर इसके लिए कर लिए रहते तो माना जाता, तो उनके करने की इच्छा सामने नहीं आई थी। और सभी लोग, जो लोग भी अभी हम लोग बैठे हैं, पूरी ईमानदारी से इसको स्वीकार कर सकते हैं कि इसमें सभी लोगों की गलती है, किसी एक की हम गलती इसमें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सभी लोग कभी न कभी केंद्र की सत्ता में शामिल रहे हैं, किसी न किसी गठबंधन के जरिए, किसी न किसी समय में। लेकिन कोई भी दल जब भी गठबंधन में रहे हैं, सरकार में शामिल
लेकिन विरोध उनके तो आपके पार्टी के कई गठबंधन के साथी मंत्री भी बने हैं, करते रहे लेकिन राजेश किसी जी। ने इसको नहीं किया था। ये सरकार की है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और ये सामने आ जाएगा। जातीय जनगणना का विरोध तो आपके गठबंधन साथी भी करते रहे। महाराष्ट्र सरकार जब 2021 में पिछड़ों के आरक्षण की बात कर रही थी तो उसका विरोध केंद्र सरकार ने सीधे कोर्ट में जाकर किया था और कहा था कि इससे जो सामाजिक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, सामाजिक स्तर जो है उसकी क्वालिटी खराब होने लगेगी। तो विरोध तो आपके गठबंधन साथी भी किए हैं, तो फिर इसमें इतनी बड़ी सभी जी नहीं, देखिए विरोध कहीं किसी राज्य की स्थिति पर कोई अगर बात होगी तो मैं उसको नहीं कर सकता हूँ। हर राज्य की अपनी अपनी एक अलग वहाँ की सामाजिक समरसता होती है, लेकिन अगर कोई भी कानून बनता है केंद्र के स्तर पर तो उसको सभी राज्य को मानना पड़ेगा, चाहे वो हमारे गठबंधन के दल की सरकार हो, यहाँ वहाँ दल के नेता हो या दल के लोग हो। तो ये कह रहे हैं हम कि ठीक है, जिसमें बहुत में ऐसा भी आया है कि बहुत कामों का हम हमेशा से विरोध करते रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आती है तो हम वहां पर, या देश की जनता की कोई बात आती है तो हम विपक्ष के साथ भी खड़े होते हैं, हम सत्ता पक्ष के भी साथ खड़े होते हैं। तो ये चीज तो है। अब तो पहले क्या हुआ उस पर तो हम कोई चर्चा अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी अब क्या होगा उस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि अगर इन्होंने अभी केंद्र की सरकार ने अगर कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे तो कराने का क्या रास्ता होगा, क्या वो सामने लाती है, उसमें कोई अगर लोचा रहेगा, किसी तरह के कुछ असंभावनाएं दिखाई पड़ेगी तो हम उस पर बात करेंगे। अब तो हमें जातिगत जनगणना कैसे हो, जल्दी से हो, इस विषय पर हमको ध्यान केंद्रित करना। ठीक है राजेश द्विवेदी जी, जब जातीय जनगणना होगी और जाति के आंकड़े निकल कर आएंगे तो क्या वो बैरियर भी टूटेंगे जो आरक्षण को लेकर बनाए गए? देश में जो 50% आरक्षण की बात होती आई है अब तक, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो आरक्षण का मुद्दा आपके सिर पर खौलेगा जरूर। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है जी, और उस ऐतिहासिक कदम को उठाने के लिए भारत में रहने वाले सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया और निश्चित है इसका लाभ हमारे पिछड़े वंचित और शोषित वर्ग को जो मिलेगा। इसके साथ साथ में जो आपने कहा है कि जो पिछड़े जातियों की जाति गणना में, देखिए कांग्रेस की जब सरकार थी तो इन्होंने इसको कराना उचित नहीं समझा, केवल ये हवाई करने का इन्होंने काम किया। यदि इनके शासन काल में सिर्फ इन्होंने न विकास को बढ़ावा दिया, बढ़ावा किसको दिया, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को जो है मनोबल को बढ़ाने के लिए कांग्रेस हमेशा रही, राष्ट्र के खिलाफ हमेशा जो है बोलबाला का काम करने का जो है ये कांग्रेस हमेशा रही। कांग्रेस को विकास के लिए और हमारे देश के हर वर्ग से जो सामाजिक और न्यायिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत परिवार हो उनके लिए काम करने का इनको जो है समय नहीं था। इन्होंने केवल सत्ता का लाभ लिया, गरीबों की आवाज बुलंद करने का काम इस किसी में किया है, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इखलाक साहब जवाब देंगे कि क्या सरकारों आपकी जो पार्टी है वो भी कई गठबंधन में रही है जो केंद्र सरकार का नेतृत्व करते रहे हैं, क्या ये मांग पहले नहीं हो जानी चाहिए, क्या ये फैसले पहले नहीं कर लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहले भी मैं साथी को सुन रहा था, बीजेपी की पूरी आवाज तो नहीं आई, मगर उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऐतिहासिक फैसला। चलिए, इनके जो भी फैसले होते हैं वो ऐतिहासिक तो होते ही हैं, मगर सिर्फ एक कदम ऐतिहासिक होते हैं, उसके बाद ये दूसरा कदम नहीं बढ़ाते हैं उस ऐतिहासिक फैसले को एक मुकाम पे ले जाने के लिए। ये भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस थी, ये थी, वो थी, कांग्रेस ने क्या किया। तो सर, कांग्रेस ने वो किया, विपक्ष ने वो किया कि जब हमारे देश पे टेरर अटैक हुआ था तो हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था और एक नहीं दो 3 बार हमने जंगे जीती। आपकी तरीके से हम गायब नहीं हो गए हैं कि हमारे देश में टेरर अटैक हो और हम जाके बिहार में चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। इतनी हम लोग की आत्मा अभी नहीं मर गई है। जब देश में कोई चीज होती है तो सारा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है। तो विपक्ष ने वो करके दिखाया था कि जिस बलबूते पे आप अभी जो हमारे दुश्मन है उनको आग दिखाने के लायक, वरना आप तो करते कि 400 की चीज 400 में
करोड़ में खरीदते, उसको ऐसी सजा के रखते। आप करिए जो आपको करना है, मगर हम गलत आपको कभी नहीं करने देंगे। विपक्ष, जनता ने विपक्ष को भी भेजा है। इन्होंने नेताजी की कोई बात कही थी, मैं सुन नहीं पाया। नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तो बहुत से ऐसे काम नेताजी ने किए हैं जिसकी सलामी आज तक वो जवान हो या उनके परिवार वाले हो देते हैं। इस देश में जिसकी जो शहीद होता है हमारा जवान, उसकी बॉडी अगर उसके घर तक आती है तो ये काम ऐतिहासिक नेताजी ने किया था। नेताजी के टाइम में जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसकी नींव जो रखी गई थी वो नेताजी के टाइम पे रखी गई थी, हुआ भले अटल जी की सरकार में था। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ पहला कदम तो ये बता के करती कि हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं, उसके बाद आगे कुछ नहीं करना चाहते। हम तो इनसे चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जातीय जनगणना करा ले। इन्होंने जो और वादे किए थे पिछले 9-10 सालों से वो करा लें। 2 करोड़ रोजगार दे दे, 15 लाख रुपए दे दे, 100 गांव जो इनके सांसदों ने गोद लिए थे वो आज भी गोद में है, वो पल पुल के बड़े नहीं हो पाए। अब सुनने का काम करिएगा, तकलीफ बहुत होती है, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सुन रहा था। तो जवाब जब लीजिएगा तो कायदे से जवाब देते हैं समाजवादी, ये भी आपको पता होगा। तो यही चीजें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं। देश में हिंदू मुसलमान करना, देश में सिर्फ नकारात्मक राजनीति करना जिससे सिर्फ इनका फैसला हो। आप देखिए हमारे देश में टेरर अटैक होता है, इनकी पार्टी के पेज से ट्वीट किया जाता है कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा। अरे आप संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं या आप इस देश में करोड़ों लाखों हिंदुओं को और मुसलमानों का आपस में भड़काने का काम कर रहे हैं? आपका क्या हैंडल है? तो इनका यही काम है। इस देश में जब तक नकारात्मक राजनीति करती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहेगी। कोई ऐसा मुद्दा मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती है जिसमें आपसी सौहार्द हमारे देश का खराब हो, हिंदू मुसलमान का आपसी सौहार्द खराब हो। आप देखिए लगातार आतंकी हमले के बाद देश में ऐसी घटनाएं निकल के सामने आई हैं कि नाम पूछ पूछ के मारा जा रहा है। बिहार और पूरे देश में किया जा रहा था, अब तो मोदी सरकार ने कर दिया। अब तो ये मानते हैं कि जो मुद्दा आप उछाल रहे थे उस पर ब्रेक लग गया। नहीं, हम मुद्दा उछाल लेते उस पर ब्रेक नहीं लग गया। हम तो जनता का मुद्दा लेके सरकार को जा रहे थे। अगर सरकार ये काम करती है तो इसमें जनता की जीत है विपक्ष से ज्यादा। अगर जातीय जनगणना सरकार टाइम से करा सकती है और चीजें होंगी तो इसमें तो जनता की जीत है और हम जनता की जीत पे खुश हैं। भले हम सत्ता में नहीं है मगर हम जनता की जीत पे खुश हैं। उनके पास भी था जिनके साथ आप अलायंस किए चल रहे हैं, जिनके साथ लगातार मिलकर उत्तर प्रदेश में 36 सीटें निकालते हैं। उनके पास तो सालों पहले मौका था कि वो करवा लेते जातीय जनगणना। देखिए उन्होंने नहीं कराई, ये वो बताएंगे उन्होंने क्यों नहीं कराई। हमने हमेशा इस मुद्दे को उठाने का काम किया है और जो ये अब ये बातें कर रहे हैं कि उन्होंने तब क्यों नहीं करा लिया। 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार रही है इनकी, इन्होंने एक भी ऐसी चीजें नहीं कही है। मगर अब हाँ, 2 लोगों पे अगर रख के ठीकरा फोड़ना है तो ये काम जरूर करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे आरोप लगाने से अच्छा पहले अपनी जिम्मेदारियां समझ लें कि इस देश में और प्रदेश के प्रति इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके बाद ये विपक्ष पे सवाल उठाएं, उसके बाद ये समाजवादी पे सवाल उठाएं, उसके बाद ये किसी पे सवाल उठाएं। तो मैं इनके सवाल सुनने के लिए तैयार। चलिए राजेश जी जवाब दे दीजिए। मैं सर्वप्रथम कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने एक नारा लगाया पीडीए। ये पीडीए का नारा नहीं लगाते, ये सत्ता में जब आते हैं तो पीडीओ के अधिकारों का हनन करने का काम करते हैं। आप आवाज नहीं आ रही मुझे भाई, आप कह लेने दीजिए भाई साहब। पूज्य बाबा साहेब के सम्मान को इन्होंने अपमान में बदल दिया। अखिलेश यादव का चित्र लगा करके पूज्य बाबा साहेब के चित्र का आधार अंकुलन करके जो है आप पूरे पूज्य बाबा साहेब का जो है इन्होंने अपमान करने का काम किया, जिसका विरोध पूरे भारत देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगहों पे हो रहा है। दलित परिवार इससे काफी नाराज है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब ये कोई अपने देश पे अटैक होता है तो ये उनके अंदर खुशहाली होती है। ठीक है, ये अभी अफजल गुरु का जो है जब फांसी हुआ तो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल है जिंदा है। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं और उनके ये सहयोगी बने हुए हैं। जवाब ले लेते हैं भाई साहब, कह नहीं लीजिए। ने नेताजी अखिलेश यादव साहब की और अंबेडकर साहब की फोटो एक साथ लगाई, उस पे बड़ा दिल दिखाते हुए स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पे कहा कि उससे गलती हुई है और वो उसको डांटेंगे और उसको समझाएंगे। बड़ा दिल दिखाते हुए माफी भी मांगी कि आइंदा ऐसा काम ना हो। इतना दिल अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता के पास हो कि वो कुछ कर दे तो मैं मान जाऊं माफी। और ये भी बात कर रहे थे कि नारे दिए गए थे, तो एक भोज्य वाला भी नारा आपको याद होगा सर
कि कौन सा अरे भाई, भोजन मैं वाला हुआ वही था, कहने वाला प्रधानमंत्री हूँ, साहब ने यही किया सुनिए। था, और बेटी पढ़ाओ करके उसके आगे क्या बोला था, कि आज तक उन्होंने माफी भाई साहब, मांगी इस आप चीज को लोग लेके? जरा अभी इस पे भी ध्यान दे विश्वविद्यालय दीजिएगा में कि कितनी जिस चीजें हैं, प्रकार कितनी जिन्ना चीज नहीं के है। और एक तो को गृह लड़ा मंत्री साहब ने करके कहा जो था है कि घुसोने का काम गवानी पड़ जाती है जान समाजवादी हमारी, पार्टी के लोग तो उसके करते अलावा थे। क्या बोल दिया और था, आप तो जरा इस पे भी देख हमेशा के रखिए पीडीएफ सर। बनाना अगर देते धागे हैं, खोलेंगे तो हम हम ऐसी तो ऐसी कहते चीजें हैं खोलेंगे पीडीएफ कि आप शर्मिंदा होकर यहाँ से चले जाएंगे। अगर हम टेलीफोटो में एक मिनट के लिए बंद कर दोनों दें मेहमान तो एक आज एक देश और एक प्रदेश एक के लिए कुछ कह नहीं पाए। जिस जब इन्हें चर्चा होते जो हैं देश हो, में, एक मुकम्मल तो चर्चा आप हो, होने का काम उस पर करते कुछ हैं। फैसला हो, इस और तरह से चिल्लाने से पिछड़े कोई निर्णय दलित नहीं और निकलेगा। अल्पसंख्यक का कोई जो है अनुयायी है, सम्मान के लिए काम करने का काम करता है, तो हमारे भारत के सच्चे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ काम करने का काम करते हैं। सम्मान देने का काम पीडीए का तो मोदी जी ने काम किया, सम्मान देने का काम 24 हमारे में योगी जी पीडीए ने ने किया। हराया है, 24 में आपको हाफ किया है, 27 में हम साफ करेंगे और अरे एक्ट की भाई साहब, राजनीति करते देखिए, करते एक्स पे ही चले जाएंगे। जो- आप लोग जो ये भी याद नारा रखिएगा, ये जैसा होता राष्ट्रपति था, जी ने कहा उस ना नारे कि के मुख्यमंत्री बाद जी में मिलेंगे तो दिल्ली क्या में कहेंगे, तो कहेंगे आप साइकिल एक्स हो चुके लगा हैं। और सपा तो का पीडीए ने तो झंडा, 24 में उसमें आपको हाफ पहला किया, पार्टी का 27 में हम झंडा, साफ कर देंगे गाड़ी में आपको, जो परेशान ना सपा होइए। का झंडा लगा होता था उसमें पार्टी का झंडा बैठे। आज गुंडई से त्रस्त होकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है। 27 में भी आप साफ होंगे, 32 में भी आप साफ इनकी होंगे आवाज नहीं आ रही और मुझे। 37 में भी आप साफ होंगे। आपकी सरकार बनने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उस योगी जी के नेतृत्व में फिर 27 का सरकार बनने जा रही है। ये सुन लिया मैंने। जरा क्या योगी जी की नकली मोहर बन के सैकड़ों काम उससे हो गई, ये खबर आपको पता है? कहाँ खोए हैं सर? नहीं, आप हमारे किस साथ दो सरकार की मेहमान आप और हैं, तारीफें हम कर रहे उनसे हैं भी सर? सवाल लेते हैं। मनोज लाल दास जी, जो कल तक लोगों को जातिवादी कहते थे, अब तो खुद जातिवादी हो गए। अगर आप ये कहें कि कल तक जब विपक्ष की तरफ से, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, जो आवाज उठाई जाती थी, तो आपकी जो सहयोगी हैं, आपके नेता भी तो यही कहते थे कि जातियों में बांट रहे हैं, ये जातिवादी लोग हैं, और आज खुद जातिवादी हो रहे हैं। देखिए, ये जातिवादी होना का परिणाम का अर्थ नहीं निकलता इससे कि आप जातीय जनगणना करा देंगे तो आप जातिवादी कहला देंगे। तो फिर जो मांग कर रहे थे वो जातिवादी कैसे हो गए? अर्थ क्या होता है ये अलग, ये सुन लीजिए ना सर, एक मिनट सर। जातिवादी का अर्थ क्या होता है, इसका दूसरा मतलब होता है, बता और जातीय जनगणना का क्या अर्थ है, इसका दूसरा मतलब है। जातीय जनगणना कराने का हमारा उद्देश्य इसीलिए है कि बहुत जगहों पर जिन जातियों की संख्या बहुत है उनको बहुत तरह से लाभ मिल जा रहा है। अगर जातीय जनगणना कर सकते हैं तो उनको उस तरह जाएगा। अभी बात मैं कर रहा हूँ कि हम कभी कह रहे थे कि जाति तोड़ो और ये करो, ये तो सभी पार्टियों का नारा है। इस पार्टी के नेता ने कभी भाषण में नहीं कहा हो, चाहे कोई भी हो, कि जाति तोड़ के काम करना चाहिए, जाति हटा के काम करना चाहिए, कभी जाति के ऊपर काम मत कीजिए, धर्म के ऊपर मत काम कीजिए। तो आज आप हमको बता दीजिए कि कोई भी पार्टी की भी मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल सरकार को वहाँ राजनीतिक रूप से टिकट कभी देती है विधानसभा लोकसभा में, एक आध को छोड़ दीजिए कि अगर उनकी जाति की संख्या वहाँ रहती है, तो अगर वहाँ पर जाति की संख्या उनकी नहीं है तो वहाँ उनको टिकट नहीं मिलता है। जब चुनाव के समय भी आप जब ये देखते हैं कि जिनकी संख्या होगी हम उन्हीं को उम्मीदवार बनाएंगे, तो एक सामने आ जाना चाहिए। क्यों किसी को कहीं पर कोई यादव की संख्या अगर कम है और वहां पर दूसरे समाज की संख्या ज्यादा है, तो दूसरे समाज को
मिलना चाहिए इसका लाभ। तो ये तो सामने आएगा ना, तभी ना आप इसको क्लियरफाई कर सकते हैं। और मैंने ये कहा कि जब हम सत्ता में नहीं रहते हैं तो हम बहुत कुछ की मांग करने लगते हैं, और जब हम सत्ता में मलाई खाते हैं तब हमको वो मांग याद नहीं आता है। हम हमेशा से इस में या नहीं रहे हो या विरोध में रहे हो, हमने शुरू से ही जाति जनगणना की बात किया है, और जाति जनगणना पर हमेशा विपक्ष के दलों को भी और सत्ता पक्ष के दलों को भी, अपने विरोधी दलों को भी, उनको भी विश्वास लेकर हमने काम करने का प्रयास किया है, और उनके अनुसार जा रहा है। अब आज कोई आदमी जातीय जनगणना सरकार कराने का फैसला ले ली है, उसका अपना जीत मान ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनके कारण हो, लेकिन जातीय जन हो। अब सभी दलों से, वो बीजेपी हो या विपक्ष के भी जो दल हो, उनसे। लेकिन आरजू खान जी, जब बिहार की इतने दिनों से मांग की जा रही थी, सरकार ने अब तो कर दिया है, तो अब इस पर तो बवाल नहीं होना चाहिए। और बिहार के जिस तरह से अभी बात हुई, और बात यह हुई कि राज्यों के अनुसार जरूरत है, तो जरूरतें जिन राज्यों को ज्यादा है, बिहार में लंबे समय से मांग की जा रही है, अब केंद्र सरकार ने कर दिया, अब तो बढ़िया है, अब तो खुश होना चाहिए। आरजू खान जी, हमको आरजू खान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अखलाक जी, जरूरतें तो सभी राज्यों की है, और इसको राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखना भी नहीं चाहिए। अगर देश के निहित कोई काम हो रहा है तो वो देश के, जो पूरा देशव्यापी होता है, उस पर होना चाहिए। अब इस पर ठीक है, क्रेडिट ले लीजिए, बहुत दिनों से मांग चल रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाएगी, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाएगी, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर, लेकिन जो सामाजिक स्तर पर होना है उस काम की सराहना तो होनी चाहिए। नहीं, देखिए, हम सराहना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द करे इस चीज को, और जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। ये उन भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं और उस पे तमाचा है जो लोग हमें जातिवाद पार्टियां कहते थे और जातिवाद में बांटने की बात करते थे। तो आपको आप ये नहीं कहेंगे कि सरकार विपक्ष का मुद्दा नहीं सुनती जी? अब तो आप ये नहीं कहेंगे कि केंद्र सरकार विपक्षी लोगों की बातें सुनती नहीं है, विपक्ष की मांगे मानती नहीं है? अब तो सरकार ने मान लिया। सर इनको मानना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक पार्टी है, भारतीय चालाक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ये पुलवामा के हमले के बाद जब वोट मांगने चले जाते हैं कि शहीदों के नाम वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जवानों के नाम वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये जनगणना के नाम पे तो बिहार में भी वोट मांगेंगे कि भाइयों और बहनों, हमने तो जाति जनगणना कराने की इजाजत दे दी, अब हमें वोट दोगे कि नहीं दोगे। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फैसला करती है। हम तो कह रहे हैं इनसे कि जनता की मांग तो इनको हम मनवाने पे मजबूर करेंगे। जनता भी सब देख रही, कब तक आप जनता की चीजों को ठुकराते रहेंगे, कब तक आप ऐसी चीजें करते रहेंगे। तो हम तो इनसे कह रहे हैं जल्द से जल्द इस फैसले को ले आए। और अभी हमारे मनोज भाई कह रहे थे कि जाति नहीं क्या है, तो जातीय देखना हो तो उत्तर प्रदेश आप आइए, यहाँ थाने से लेके हर चीज में देखिए कैसा जातिवाद फैला हुआ है। जो लोग हम पे आरोप लगाते थे, हमारी पार्टी पे आरोप लगाते थे, आज स्वयं ही जाति के उसमें घिरे हुए हैं। एक बड़े समाज तबके के नेता बनने चले थे, एक जाति के और उसके बाद राजेश जी दोनों से 30-30 सेकंड का लास्ट कमेंट, क्योंकि समय कम है हमारे पास। पहले मनोज जी। राजेश जी देखिए, जी बोलिए मनोज जी। देखिए ये आया है, सभी लोगों को मिल के स्वागत करना चाहिए। जिस तरह से आज इसकी जरूरत सभी लोग महसूस कर रहे हैं, और सभी लोग पूर्व से भी महसूस कर रहे हैं। अब पुरानी गलती को दोहराने से या पुरानी बातों को याद करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब आया है, उसको कैसे लागू हो, उसमें अगर कोई कमी रहे, उसमें कुछ गलत हो रहा है, तो उसके विरोध के लिए हम लोगों को, सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए। जातीय जनगणना आज देश की जरूरत भी है, और समाज के ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। और बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने
हम लोगों का या किन्हीं लोगों का जो ये मांग था, उस मांग को पूरा किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद, और इसको जल्द से जल्द समाप्त करवाएं, जल्द से जल्द ले, यही हम उनसे आग्रह करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, और हाँ या ना में जवाब देना होगा। जातीय जनगणना तो होगी, क्या आंकड़े देश के पटल पर जल्द आएंगे? आना ही चाहिए, आएंगे क्यों नहीं? जब जनगणना होगी तो रिपोर्ट आएगा क्यों नहीं? ये रिपोर्ट आना, अगर सभी दल मिलकर कहेंगे कि रिपोर्ट नहीं आना है, तब ना हम कह सकते हैं। लेकिन सभी दलों की तो मांग रहेगी कि जो हमारा सर्वेक्षण, हमारा जो कास्ट सर्वेक्षण आया, तो हमने रिपोर्ट दिया कि नहीं दिया? हम जो वहां पर आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में कराए हैं, उसकी रिपोर्ट विधानसभा से लेकर सभी जगहों हमने दिया, उसके वेबसाइट पर है, सब कुछ पर है। तो ये तो होना ही चाहिए। ये इसके लिए तो हम शुरू से ही लगे हुए हैं। अब आप जातीय जनगणना करा दें जैसे कांग्रेस ने कराया था, और फिर उसको छोड़ के सामने नहीं आया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। ठीक है, आश्वस्त कर रहे हैं मनोज जी, और ये इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि इस बार जातीय जनगणना भी होगी। फिलहाल डेडलाइन का सवाल तो रहेगा, लेकिन सभी मेहमान हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सवाल जो बरकरार रहेंगे, सवाल ये कि क्या जो जातीय जनगणना की हरी झंडी केंद्र सरकार ने दिखाई है, उसके परिणाम जल्द ही आएंगे देश के सामने, और जब जातीय आंकड़े निकलकर सामने आएंगे तो चुनौतियां क्या होगी? क्या देश के सामने राजनीति का कोई और स्वरूप सामने आएगा? क्या राजनीतिक स्तर पर एक बड़े बदलाव की ये आहट है जो केंद्र सरकार के फैसले के बाद जल्द सामने आने वाला है? इन्हीं सवालों के साथ हम आपको इस खास कार्यक्रम में छोड़कर जाएंगे। आप देखते रहिए आज की खबर। यही तो घमंडी और पाखंडी का ही एक सही निदर्शन है। दूसरे के काम पे अपना पीठ थपथपाना